इसमें एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, एंड दैट इज फ्रॉम एनएमआर। ये जो है वो हर हर साल ये पूछा जाता है। अगर सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं तो फिर पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक में जीओसी तो पूरा पढ़ के ही जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जीओसी पूरा पढ़ लो। और ऑर्गेनिक का ये हो गया। फिर अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो पी ब्लॉक के बहुत बेसिक, पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गए, बस यही सब, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। और और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी सिर्फ बेसिक, जैसे हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर, बस नेम यही, सिर्फ सिर्फ यही दो। इनफैक्ट और नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी उससे भी आ जाते हैं, नेमिंग बेसिक उससे भी आ नेमिंग जाते से। हैं, हाँ, लेकिन मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो हम्म ऑर्गेनिक में जीओसी हो गया, और इनऑर्गेनिक में यही पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और फिजिकल की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ये 5 है जो कि हर साल इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर आप इन चैप्टर्स को लास्ट मोमेंट में तो कर ही लो कैसे भी करके। इक्विलिब्रियम से भी आता है। इक्विलिब्रियम 2, या तो ये केमिस्ट्री की बात हो गई। और बायोलॉजी की बात करें तो जिससे देखा, मतलब जो पैटर्न जो सारे सालों में देखा गया है, वो सबसे ज्यादा बायोकेमिस्ट्री का है। बायोकेमिस्ट्री तो अब करके जाओ, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, देन आरडीटी एंड प्रोसेसेस। तो ये 5-6 चैप्टर्स हैं जो कि हर साल इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पेपर की बात करें तो सबसे ज्यादा बायोलॉजी हो गया, वो पूछा जाएगा। उसके बाद फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स एंड देन मैथ्स। तो सबसे ज्यादा अभी 2 महीने बचे हैं, तो फिर बायो पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है वो। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स को अगर हम नहीं टाइम बचा तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। हाय विवेक, वी आर गुड, हाउ आर यू? I'm also good. So ईशा, टेल मी, अभी ऑलराइट। 3 महीने या 2 महीने बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपने कैसे प्रिपेयर किया? और 2 या 3 महीने पहले जो इमोशनल स्टेट होता है, आदमी थोड़ा नर्वस होता है, थोड़ा बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा होता है, रिवीजन कैसे करेंगे, क्वेश्चन भी करना है, थियरी भी राइट। करना है, तो आपका क्या स्टेट था और आपने कैसे प्रिपेयर किया? So, as you rightly said कि 3 महीने पहले एकदम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बट द थिंग विच आई फोकस्ड अपॉन कि rather than covering the whole syllabus, we should focus on those topics which are mostly asked. Like if one question is coming from a topic, then why to waste 4-5 days of your last 3 months to cover that topic? So it's always better कि आप pattern देखो। YouTube पे सब कुछ अवेलेबल होता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। फॉर दैट मैटर, लाइक इफ आई से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, सो यू कैन सी नो परसेंटेज वाइज कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सो आई यूज्ड टू रिपीट दोज टॉपिक्स। लाइक ऐसा भी नहीं कि सब कुछ कवर कर लिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटलीस्ट यू शुड गिव 3 to 4 रिविजन्स ऑन दैट। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच आई पर्सनली फेल्ट इज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिकॉज जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के टाइम में करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अदरवाइज आप बहुत हाई लेवल का पढ़ रहे हो और क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो नो यूज। सो आइडियली कि लास्ट के 3 मंथ्स आर फॉर स्मार्ट वर्क। सो यू शुड फोकस ऑन स्मार्ट वर्क कि आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये नहीं कि आपने भाई एचसी वर्मा उठा ली या कोई डीसी पांडे उठा लिया एंड स्टार्ट सॉल्विंग फिजिक्स। नो, just focus on previous year questions. Physics mein literally in IIT JAM BT they ask very simple questions, just formula based. So if you also know what is the formula of a particular phenomena, then also it's okay. And sometimes they give the formula in the question itself कि ये formula है ऐसे ऐसे ऐसे, what will be the answer. So physics is very basic, but chemistry is the thing which you have to do hard work, because organic chemistry and especially stereochemistry उसके बहुत hard questions आते हैं। एंड स्टीरियो में भी इफ यू गेट अ राइट मेंटर ना, जो एक बार आपको सिखा दे Right. कैसे करना है, क्योंकि उसमें रटना नहीं होता। एक Hmm. बार आप सीख गए तो दैट विल आल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स एंड बूस्ट योर रैंक। Right. भाई बट यही होता है ना कि बायो का सिलेबस इतना वास्ट है फॉर आईआईटी जैम। लाइक अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें सब मेंशन्ड है, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी। तो बच्चे ना उसमें फंस जाते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, प्लांट फिजियोलॉजी खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें फंसना नहीं है। सो अगर उसमें फंस गए तो फिर उसी में रह जाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको क्या छोड़ना है। ये जानना कि क्या करना है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड बी एबल टू लीव सम पार्ट, बिकॉज हम लोग की इनर इंस्टिंक्ट हमेशा यही कहती है कि नहीं ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। बट अगर एक बार आपको पता लग जाएगा कि विच टॉपिक यू कैन अफोर्ड टू लीव, दैट इज द गेम चेंजर आई थिंक। तो ये करना, और ये एनालिसिस आएगा कैसे? ये एनालिसिस आएगा इफ यू टॉक टू पीपल हु हैव गिवन जैम और इफ यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्दो जैम में रिपीट नहीं होते एज सच, सेम के सेम क्वेश्चन नहीं आ जाते, बट द पैटर्न रिमेन्स द सेम। लाइक इफ यू सी कि फिजिक्स और मैथ्स कैसा लेवल रहता है, तो दैट यू कैन इजीली मेक आउट कि नॉर्मल लेवल रहता है। केमिस्ट्री का ऐसा होता है, लाइक मैंने 2021 में दिया था, so that year chemistry was like quite tough, but a year before that in 2020 if I compare it was easy. So it depends, if आप luck बोलो उसको या कुछ भी बोलो, but हाँ chemistry is like there was a friend of mine who did BSc chemistry, so she said that the level of question is like quite high in chemistry. So chemistry थोड़ी आती है hard, but that also depends on year to year. एनीवे हार्ड भी होगा तो सभी के लिए होगा ना। Right.
यस, तो आपने जब प्रिपरेशन कब स्टार्ट? मैंने तो जनवरी में स्टार्ट कर दी थी, लाइक फरवरी 2021 में एग्जाम था मेरा, सो आई स्टार्टेड इन जनवरी 2020, 1 ईयर एक अराउंड। एक महीने में जैम फोड़ दिया आपने और अभी आईआईटी में, कैसे? with my due, with my under graduation. So yeah, हाँ, it was difficult to manage, but you know, I would say कि COVID के टाइम पे ऑनलाइन था सब कुछ, so you know बहुत टाइम सेव हुआ उससे, क्योंकि you know DU में हम लोग जब मैंने क्योंकि स्टार्टिंग 1 month I took offline classes, so you have to travel for like 1 or 2 hours and then go to coaching, और उसके बाद आके इतना आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, कुछ करने का मन नहीं करता है. But with online there was this benefit that your travel time is saved, and you know you don't get exhausted, you are in your home, in your comfort zone. So that way, but yeah, with college, like experiments, college exam, university exam, it was difficult, but then consistency is the key. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक दिन छोड़ दिया, तो ऐसे तो नहीं होगा. So you have to be consistent. ऐसा नहीं कहूँगी कि give 4 to 5 hours every day. So, okay, initially you can pace up, but yeah, you have to be consistent तो because competition बहुत है और seats बहुत कम है biotechnology की in IITs. So that is a harsh reality which everyone has to accept, that seats are very less. So you have to compete. उमा, टेल मी अबाउट योर जर्नी कि जब 2 या 3 महीने बचे थे आईआईटी एग्जाम के लिए, तो आपका कितना सिलेबस कवर था? क्या हाल था कि रिवीजन में परेशान हो या डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या ओवर मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि पहले शुरू कर दिया? तो आपने कब प्रिपरेशन शुरू किया? और इस टाइम पे जब 2 या 3 महीने बचे थे एग्जाम के लिए, तब आप क्या कर रहे थे? कि मैं लॉकडाउन में सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पढ़ाई हूँ 11th-12th बच्चों को, तो जिसकी वजह से और इसलिए बस मैं ऐसे फॉर्म भर दी थी कि देखते आईसीआर के अलावा और क्या हो सकता है, और बस पेपर निकाला Nice. बाकी। You're very smart, I must say. और सिर्फ 1 साल का मैंने पीवाईक्यू देखा था, एक दिन पहले एग्जाम के? 1 रात पहले बस। एक Oh रात my पहले? God. कल सुबह एग्जाम है तो आज रात को 12 बजे। एंड यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 48। तो ये तो बिल्कुल मोटिवेटिंग नहीं है। नहीं, No. इट इज व्हाई नॉट, लाइक दिस इज सुपर मोटिवेटिंग। तो ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक हेल्प्ड यू? क्योंकि तुमने प्रिपेयर नहीं किया, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट, अभी तुम जैसे बोल रही थी पाथ फाइंडर बुक है या ये बुक है वो बुक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर-उधर जाते हैं, कोचिंग्स को ढूँढते हैं। क्या लगता है तुम्हें कि किस चीज़ ने काम किया? क्योंकि क्वेश्चन बना या नहीं आता था, राइट? तो हाँ, वो तो आया जैसे कैसे? मैंने बोला कि मेरे बेसिक बहुत क्लियर थे, क्योंकि मैंने नीट की तैयारी की थी जिसकी वजह से मेरे बेसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री की स्पेशली काफ़ी क्लियर थे और मैंने पढ़ाया भी था। तो पढ़ाने के वो कॉन्सेप्ट और ब्रश अप हो गए, तो फिर और फिर इसलिए हो गया। और इस बार मतलब फिजिक्स और मैथ्स के एग्जाम का क्वेश्चन बहुत कम आए थे इस बार। लाइक मैथ्स के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए थे जो कि काफ़ी बेसिक थे, और फिजिक्स के भी ऐसे थे जो कि बहुत आसान थे, लाइक डी ब्रॉगली जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो जाता है केमिस्ट्री के, तो जिसकी वजह से बस हो गया। और शायद इसीलिए मेरा आईआईटी रह गया था, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था, मैं सारे करके आ गई थी। तो आईआईटी किस रैंक तक मिलता है? पिछले साल 50 देखो मिला था ऐसा आईआईटी था इंदौर। कि बहुत जो एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि आईआईटी जैम के थ्रू पहले 3 आईआईटीज होते थे फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बॉम्बे, रुड़की एंड इंदौर. बट सिंस 2021 जैम के थ्रू ओनली बॉम्बे एंड इंदौर आर देयर. सो इट्स लाइक आई गॉट AIR 34, बट मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कुछ भी नहीं मिला था. So I got it in the second round. And a friend of mine who got AIR 20, she got IIT Indore in the first round. So then in the second round, she got IIT Bombay. So it's like कि ऐसा नहीं कह सकते क्लोजिंग रैंक, इट डिपेंड्स एवरी ईयर कट ऑफ क्या जाता है, एंड मेनी पीपल लीव, लाइक क्योंकि आधे लोगों का IISc NCBS टिफर इधर हो जाता है, तो फिर वो काउंसलिंग आगे चलती रहती है. सो हाँ, 40 तक मान के चल लो, इंदौर 40 तक तो क्लोज हो जाता है. बट इफ यू वांट टू एम फॉर IIT Bombay, प्लीज एम फॉर like AIR 20 is the maximum which you should aim for. उसके ऊपर तो बॉम्बे नहीं मिलेगा. अच्छा, so can you guys talk about the pattern of the paper, the difficulty level of each of the section? So Uma gave in 2022 and Isha gave in 2021. So first let's talk about 2022. या सो देखो, सबको अलग अलग लेवल होता है, किसी को कोई सेक्शन अच्छा लगता है, किसी को कोई. मुझे पर्सनली MSQ सेक्शन नहीं अच्छा लगता था बिकॉज द ऑप्शंस आर क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड उसमें कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं होती है. अगर आप एक ऑप्शन गलत कर देते हो तो आपका वो पूरा कैंसिल हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है. सो MSQ में जो ऑप्शंस होते हैं दे आर वेरी कंफ्यूजिंग. तो MSQ के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. MCQ में यू कैन फिगर आउट, MCQs आर इजी, यू कैन इजीली फिगर आउट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स. बट फॉर MSQ लाइक वो इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देते हैं, तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी उसमें. पार्शियल मार्किंग नहीं, पार्शियल मार्किंग नहीं होती. तो अगर आपका एक भी गलत है तो पूरा गलत. पूरा। लेकिन इसका एक फायदा है कि अगर आपको लगता है कि 2-3 अगर सही हो सकते हैं तो फिर आप उसको करके आओ, क्योंकि एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, तो सारे अटेम्प्ट करके आओ फिर। ये चीज है, अगर आपको लगता है 2-3 आंसर सही हो सकते हैं तो फिर कर दो, छोड़ो नहीं उस चीज को। एमएसक्यू क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। कुछ लॉस तो है मुझे नहीं। याद आ रहा है MSQ में होती है, शायद NAT में नहीं होती बस नेगेटिव. नहीं, एमएसक्यू में भी नहीं होती। पता नहीं, आई थिंक होती है, आई डोंट रिमेंबर. अच्छा, 2 सेक्शंस में होती है. लेट मी चेक. आप बताओ कि 2022 का क्या पैटर्न था, क्या डिफिकल्टी लेवल थे क्वेश्चंस के और सब्जेक्ट्स के? 2022 कंपैरेटिवली आसान था, बहुत आसान था, जिसमें मैक्सिमम पार्ट जो था बायोलॉजी का ही था। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के बहुत कम थे, स्पेशली मैथ्स के बहुत कम क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था। इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, एंड दैट इज फ्रॉम NMR। ये जो है वो हर साल ये पूछा जाता है। और अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की नेगेटिव मार्किंग, आई वाज रॉन्ग, सॉरी. हाँ, तो अगर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के देखें तो फिर आप ऑर्गेनिक में GOC, अब सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं तो फिर पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक में GOC तो पूरा पढ़ के ही जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, GOC पूरा पढ़ लो। और ऑर्गेनिक का ये हो गया। फिर
अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो पी ब्लॉक के बहुत बेसिक, पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बस यही सब, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ बेसिक, जैसे हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर, बस नेम यही, सिर्फ लिख दो। इनफैक्ट और नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी उससे भी आ जाते हैं, नेमिंग बेसिक उससे भी आ नेमिंग जाते से। हैं, हाँ, लेकिन मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो हम्म ऑर्गेनिक में जीओसी हो गया, और इनऑर्गेनिक में यही पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और फिजिकल की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये 5 है जो कि हर साल इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर आप इन चैप्टर्स को लास्ट मोमेंट में तो कर ही लो कैसे भी करके। इक्विलिब्रियम से भी आता है। इक्विलिब्रियम टू, या तो ये केमिस्ट्री की बात हो हम्म गई। और बायोलॉजी की बात करें तो जिससे देखा, मतलब जो पैटर्न जो सारे सालों में देखा गया है, वो सबसे ज्यादा बायोकेमिस्ट्री का है। बायोकेमिस्ट्री तो आप करके जाओ, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, देन आरडीटी एंड प्रोसेसेस। तो ये 5-6 चैप्टर्स हैं जो कि हर साल इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पेपर की बात करें तो सबसे ज्यादा बायोलॉजी हो गया, वो पूछा जाएगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स एंड देन मैथ्स। तो सबसे ज्यादा अभी 2 महीने बचे हैं, तो फिर बायो पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है वो। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स को अगर नहीं टाइम बचा तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके रैंक जो सब्जेक्ट बनाएंगे, लाइक जिसमें आप स्टैंड आउट कर सकते हो, दैट इज पीसी, फिजिक्स एंड मैथ्स। बिकॉज बायो वाले पीपल ये लोग डरते हैं फिजिक्स और मैथ्स से। तो अगर आप, और ये बिलीव मी, केमिस्ट्री से बहुत इजी आती है फिजिक्स एंड मैथ्स। तो अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल दोगे इसके लिए, तो जो रैंक बनती है वो फिजिक्स और मैथ्स से बनती है। यू कैन बायो, क्योंकि बायो एवरीबडी, लाइक जितने भी लोग दे रहे हैं बायो में, तो सब स्पेशलिस्ट है, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग बीटी। बट मैंने पर्सनली देखा है, जो मेरे साथ के लोग थे मैथ्स और फिजिक्स बिल्कुल ही छोड़ देते थे। बट अगर आप वो क्वेश्चन कर लोगे इतनी इजी है, और उनसे आपकी रैंक, दैट इज द गेम चेंजर फॉर मी, फिजिक्स एंड मैथ्स। तो मैंने मैथ्स की लेकिन पूरी 12th की एनसीईआरटी देखी थी, तो दैट हेल्प मी। लाइक मेरा मैथ्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, और मेरे को मैथ्स से मैं बहुत भागती थी। बट एक क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था, तो आई लेफ्ट इट। इंटीग्रेशन का था बहुत हार्ड, तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है करने की। बट जो बाकी क्वेश्चन थे, दे वर वेरी इजी। हाँ, लेकिन ये आप तो तब बोल रहे हो जब हमारे पास टाइम हो। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 2 महीना बचा है, तो हम सिर्फ उन्हीं को फोकस करेंगे। पहले एक बार रैंक तो आ जाए अपनी, फिर उसको सुधार लेंगे। तो अभी मैं अभी बात सबसे ज्यादा, मतलब 2 महीने तो उन पे फोकस करो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी है कि थोड़ा स्मार्ट स्टडी करें। बाय द वे, द मेंटर्स वी हैव राइट नाउ, ईशा ने तो 1.5 महीने, लाइक 1 महीने में पहले शुरू किया, और उमा ने तो प्रिपेयर ही नहीं किया। एंड द ग्रेट थिंग इज दैट she got 34 AIR and Uma got 48. So Uma, I think we can learn from both of you. We can learn a lot. Especially I want to ask right now, tell us about the mistakes. Like if you think there are some mistakes जो आपने किया, जो अगर नहीं करते तो हो सकता था और अच्छी रैंक आ जाती है और अच्छे मार्क्स आ जाते। Let's start with Uma first. सबसे बड़ा मिस्टेक तो यही है कि नेगेटिव मार्किंग। अगर मैं नेगेटिव ही नहीं करती तो मेरे मार्क्स बढ़ जाते हो, और शायद मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में होती। तो सबसे पहले जो एकदम कंफर्म रहे, आप उसी वही करो। फिर आप अगर रिस्क नहीं ले सकते तो फिर मत करो। जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, तो वो उसमें आप एकदम श्योर हो तो ही करो, फिर नहीं करो। लाइक एमएसक्यू और एनईटी टाइप में आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, उनमें आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो एमसीक्यू है उसमें आप एकदम श्योर हो तो ही करो, नहीं तो फिर छोड़ दो उस क्वेश्चन को। यही है जो आपकी, मतलब जो डिसाइड कर सकता है लास्ट में। नेगेटिव से बचो। Any other mistake? नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि टाइम तो इतना ज्यादा नहीं रहता इसमें। टाइम बहुत सफिशिएंट रहता है इसमें। मतलब मेरा देखा जाए तो मेरा 1 घंटे में पेपर हो गया था, बाकी 2 घंटे में बस वहाँ पे थी। You're genius. नो नो, नॉट एट ऑल। ये वही लोग होते हैं जो एकदम पढ़ के नहीं जाते, या तो जिनका पढ़ा होता है। Yeah, Isha, what about you? या मैं भी यही बोलूंगी, नेगेटिव मार्किंग से तो बचना ही है, क्योंकि उससे आपकी मार्क्स पे बहुत फर्क पड़ता है। उसके अलावा मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज क्वेश्चन को आंखें और दिमाग खोल के पढ़ो। 2 टू द 4 होता है, कुछ और नहीं होता है। तो ऐसी कोई केयरलेस मिस्टेक, जैसे मेरे साथ एक हुई थी एक क्वेश्चन में, तो वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था, और उसमें मैंने कुछ पढ़ के, और केयरलेस मिस्टेक, दैट वाज, आता हुआ क्वेश्चन गलत करना इज द बिगेस्ट थिंग। तो वो नहीं करना है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, और हाँ, सफिशिएंट टाइम, यू हैव सफिशिएंट टाइम। आप ऐसा कर सकते हो पेपर में, जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पे अटक जाओ। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा जब भी कोई एग्जाम देती हूँ, कि शुरू के लाइक हाफ एन आवर में मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, जो मुझसे एक बारी में हो रहा है उसको किया, आगे बढ़ो। डोंट स्पेंड लाइक 5 मिनट्स ऑन वन क्वेश्चन ओनली। पहले एक बारी पूरा पेपर देख लो क्या आया हुआ है। अगर एक ही क्वेश्चन में अड़ जाओगे और वो 10 मिनट तक, 5 मिनट तक आपसे नहीं बन रहा है, वही कॉन्फिडेंस नीचे आएगा और आगे का सब खराब हो जाएगा। जस्ट रीड इट, आपको लगता है आपको आता है ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो, नहीं तो आगे बढ़ो। जस्ट उसके बाद ऐसे ऐसे करके, आई ऑलवेज डिवाइड माई टाइम। पहले वो वाले क्वेश्चन कर लिए जो आ गए, फिर दोबारा रीड किया, तो ये वाला हो रहा है, ठीक है। जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना है उसको एंड के लिए रखो, अदरवाइज आपका दिमाग खराब हो जाएगा बीच में ही, तो फिर सारे क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। सो इस टाइम पे अभी क्या सिचुएशन है स्टूडेंट्स की? बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि उनका बैकलॉग बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि अभी इस सिचुएशन में लोग कंफ्यूज होते हैं, थियरी करें या मॉक टेस्ट भी देना है। फिर मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो नंबर नहीं आ रहे, राइट? बिल्कुल। तो व्हाट इज द राइट अप्रोच अकॉर्डिंग टू ईच वन ऑफ यू, कि किस प्रोपोर्शन में टाइम को डिवाइड करें, फिर किस प्रोपोर्शन में हम बैकलॉग पे जाएं, या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखें, कैसे रिवाइज करें, और जो नंबर नहीं आ रहा है उसको कैसे डील करें? सो ईशा। देखो, मॉक टेस्ट आर सुपर इंपॉर्टेंट, और आई नो मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि वो काफी अच्छे लेवल के, लाइक आई टुक अ टेस्ट सीरीज, मैंने एक टेस्ट सीरीज ली थी, तो उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते थे। तो उसमें आपके मार्क्स अगर नहीं भी आ रहे हैं तो इट्स ओके, बट आपको पता लग जाएगा आप जब उसको एनालाइज करोगे। और ये भी नहीं कि आपने सिर्फ टेस्ट दे दिया, उसके बाद एनालिसिस नहीं किया, व्हाट रॉन्ग यू हैव डन। क्योंकि एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आप क्वेश्चन में कहाँ गलती कर रहे हो। एंड रही बात कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आई थिंक कि आप एक ऐसा शेड्यूल बनाओ अपना, कि लाइक अगर आप बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो
नाउ देखो अब ये टाइम ऐसा है कि यू शुड नॉट गो फॉर टॉपिक वाइज टेस्ट, क्योंकि वो छोटे टेस्ट दोगे दे विल डू नो गुड. यू हैव टू हैव प्रैक्टिस टू गिव अ 3 hour टेस्ट इन अ स्ट्रेच, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप 3 घंटा बैठो और रिलीजियसली अपना टेस्ट दो बिना चीटिंग करे एंड ऑल. तो जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद ये नहीं कि अभी मेरे को बाकी टॉपिक्स तो आते नहीं है, मैं टेस्ट क्यों अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में हमेशा ही रहता है कि नहीं फुल प्रिपरेशन के बाद टेस्ट दूंगा पूरा सिलेबस का. बट ऐसा फुल प्रिपरेशन तो अगर एग्जाम के एक दिन पहले तक भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो आप एक टॉपिक पढ़ो, कोई बात नहीं, फुल सिलेबस टेस्ट दो. नहीं हो रहे क्वेश्चन, इट्स ओके. वो कौन सा आपकी रैंक या कोई मार्क्स कोई देख रहा है या फिर कुछ आपको यू आर गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. बट जो आप एनालिसिस करोगे उस टेस्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा जैसे एक सजेशन आई वुड गिव कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, तो उसका एक टिपिकल क्वेश्चन होता है डाइल्यूशन फैक्टर वाला, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU वाला, और एक और होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस का ट्रेंड है जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जरूर. और स्पेशली ये क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से जरूर आता है कि कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज. तो यू शुड फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस. आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के 10 साल सॉल्व कर लोगे तो आपकी सारी डिजीजेस हो जाएंगी कि कौन सा माइक्रो कौन सी डिजीज कॉज करता है. उसके अलावा वो कहाँ से नई डिजीज ले आएंगे. तो यू शुड फोकस ऑन दैट क्वेश्चन. और जो ये माइक्रोबियल ग्रोथ वाला होता है, ग्रोथ काइनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं. तो अगर आप एक बार बेसिक सीख जाओगे, 2:n लगाना है आपको, सिंपल एक लॉग फॉर्मूला लगाना है, यू विल बी एबल टू सॉल्व. तो ये ऐसे छोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, तो ये फॉलो करना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी. और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ठीक है, लिटिल बिट यू कैन कवर. यू कैन लाइक मैट्रिक्स है, उसका एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है. इफ यू कैन नॉट कवर द होल सिलेबस ऑफ मैथ्स, जस्ट ट्राई टू कवर प्रोबेबिलिटीज, सुपर इजी. आप कुछ नहीं होता है उसमें. देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स जो बहुत छोटे छोटे हैं. आप उनको सिर्फ एक पेज पे फॉर्मुलाज लिख लोगे ना, इफ यू go through those formulas, or even if you go through the what I did, I watched a YouTube channel, I don't know, उसमें मैथ्स के उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रखे थे. सो आई यूज्ड टू मेक नोट्स कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, एंड इट वाज सो बेसिक. उसके बाद बस मैंने वो क्वेश्चंस देख लिए, क्योंकि वो सेम फॉर्मूला के डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है. सो दैट इज इजी एंड दैट इज गोना गिव यू गुड रैंक. सो फोकस ऑन दैट आल्सो. मैथ्स एंड फिजिक्स इस टाइम पे करना, मतलब टू अवॉइड इन द लास्ट टाइम मैथ्स एंड फिजिक्स, I don't know, I think you should like give 1 day in a week, maybe that's not too much, to maths or physics, and don't focus on everything. Animal physio, ecology, plant physio, सब कुछ नहीं करना है. जो इंपॉर्टेंट है, एज उमा मेंशन, सेल बायो, मॉल बायो, RDT, यू हैव टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या टॉपिक से ज्यादा आ रहा है, एंड देन फोकस दैट. एग्जैक्टली जैसे अगर अभी आप पीछे के 10 साल का देखोगे तो फिर आप बना लो, पहले पढ़ने से पहले आप बना लो कि 10 साल में क्या पूछा गया है, क्योंकि अभी सिर्फ आप स्मार्ट स्टडीज कर सकते हो. जैसे कि मैंने बोला कि बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी का कुछ सेक्शन देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा गया, देन केमिस्ट्री, उसके बाद फिर फिजिक्स मैथ्स देखो. तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी पढ़ाई शुरू करो. और जैसे बताया मैंने कि पाथफाइंडर बुक अभी ये 2 महीने के लिए सबसे बढ़िया बुक है वो, और PYQ, बस आप यही कर सकते हो. वही करो. पाथफाइंडर में क्या है कि कुछ आपको CSI नेट मिलेंगे, मतलब सिलेबस मिलेंगे, चैप्टर्स मिलेंगे, फिर आप उनको छोड़ दो आप उसको, और फिर IIT जेम से जो रिलेटेड आप करो. Preparation strategy तो बस यही है. Now we have a few minutes remaining, so we'll finish it before 11. So Uma, tell me about life at NIT. पहली बार जब NIT में आई, how was the experience? लाइफ एट NIT तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है. बस मतलब वर्क रहता है. आप टाइम मिल जाओ कि मतलब मेंशन रहता है शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि 2 से 6 होता है लैब वर्क, लेकिन वो 2 से 6 कभी नहीं होता. 2 से रात के 11 तक भी चलता है, रात के 12 बजे तक भी चलता है. ये शेड्यूल आपको मिल जाएगा. बहुत हेक्टिक होता है. रिसर्च के लिए आप रिसर्च अपना अच्छा तो वो यहाँ पे कर सकते हो आप, वो आपको माहौल मिलेगा यहाँ पे. ओके, काफी इंटरनेट इशू था, बट एनीवेज ईशा, आप बताओ, हाउ इज द लाइफ एट IIT? So I joined IIT virtually in 2021. So I got the chance to come to the campus this year in March. So IIT Indore is a very beautiful campus. For like it's far from the city, so it's very quiet and बहुत greenery, and it's a very beautiful campus. अभी थोड़ा recently बना है, so it's very beautiful. And बाकी there is IIT में बात तो होती है, क्योंकि there is एक every here and there we see passionate people, something is happening, कोई कुछ project कर रहा है, कोई कुछ project कर रहा है. So it always keeps me motivated. बाकी yes, जितना वो पैशनेट लोग हैं और जितना वो फैसिनेटिंग लगता है उतना ही हेक्टिक भी है, एज उमा राइटली सेड. और रिसर्च में ऐसे ही होता है, लाइक आई माई सेल्फ कम टू लैब इन द मॉर्निंग एंड देन देयर इज नो फिक्स टाइम, लाइक देयर इज नो 9 to 5 थिंग. जब तक आपका काम है तब तक आप रहो लैब में. हमारे लैब में तो कभी ताला नहीं होता है. जब तक काम है, इफ यू वांट टू कम एट 3 in the night, you can come and do your work. If you want to go back at 4, be there, do your work. So it's very hectic, but yeah, it's worth it, I must say. आगे क्या प्लान है? First we'll start with Uma. आगे तो मेरा रिसर्च में जाने का प्लान है, so I'll go for PhD. India, abroad? I'm planning for outside the India. So any countries? अभी तो उतना ज्यादा उसके बारे में नहीं देखा है, रिसर्च नहीं करा है, लेकिन यही प्रेफरेंस मेरा US ही रहेगा. Isha, how about you? I don't want to do PhD as of now. Like I mentioned, we are in a course which is bio entrepreneurship, and I've also joined a course of entrepreneurship. So I want to pursue entrepreneurship as of now. So let's see how it goes. Very much excited about it, because there are many opportunities if you are in an institute, good institute. So they give you many, like we have our own incubation center, and I have a project. So we have discussed it with our professors and all. So let's see if everything goes well. We'll incubate our company and let's see how it goes. Right now it's very initial phase, so let's see. Yeah, but nice. as of now, if I want to pursue PhD, I'll pursue it from abroad. But as of now, I have no plans. Right now, I want to get a job and
have my own company. So tell me some of the problems which you can solve using biotech. So you can have biotechnology company. Give some examples. You don't need to share your own idea, but some examples. For example, अगर मैं chemistry में बात करूँ, तो I work on porphyrin. तो उस पे I can move to drugs and all. I know how to synthesize these hard macromolecules. So drugs I can synthesize. I can even have build a good network and sell chemicals. So when I would work and I would realize this 1 gram is 2-3 lakhs. I'll be like, right. Should I really sell it? But the government का है तो it's illegal. I can sell. Exactly. You tell me some of the problems जो biotech startups कर सकते हैं. As you mentioned, bio जैसे आपने बोला कि एक chemical 2-3 lakhs का, ऐसे we have very expensive enzymes in biology. So हमारे lab में in-house जैसे एक enzyme होता है PFU that is required in cloning. So PFU हम लोग खुद synthesize करते हैं और अगर आप उसको commercial जो PFU और आपका in-house PFU से compare करो, तो it can be manufactured in big amounts. उसके अलावा there are beautiful problems जो biotechnology solve कर सकती है. Bacteria can literally synthesize the fabric which is bulletproof. We have very fascinating ideas in biotechnology. So ऐसे bacteria होते हैं जो clone कर दो आप उनके अंदर एक gene, तो they can synthesize a fabric which is bulletproof. That much caliber it has. And also, this recombinant meat you can have, like it is not non-veg. You can have vegetarian meat. So that is a very fascinating idea. How do you make there are what vegetarian meat? So like cloning, like देखो हम लोग bacteria में वो gene डाल सकते हैं जिससे meat synthesize होता है. So there is a process. मुझे exactly नहीं पता, but yeah, it is possible. One of our groups pitched this idea. So and it's $1 billion market. So it is. I already know some startups. लेकिन वो abroad में, इंडिया में नहीं है. इंडिया में है, प्लांट बेस्ड है. हाँ, वो इंडिया में है जो विराट कोहली और अनुष्का उसके एम्बेसडर है. I guess blue in something, I don't remember the name, but है प्लांट बेस्ड मीट है. और वो लोग कभी भी अपना इस चीज का रेसिपी कभी वो शेयर नहीं करते. Right, it's a trade secret. A trade secret. Wow, that's a really big market, and if this is like a daily consumable thing, so you will never think of the customers, But it has its own set of challenges, to convince non-vegetarian people to leave meat and eat something like that. I'm not a non-vegetarian, but if I ask some of my friends, so ठीक है, कई लोगों का है कि आपको शिफ्ट करना है non-vegetarian से वो vegan mode और उस पे totally ऐसे. But there are multiple people जिनको होगा कि मीट खाना है तो हम तो जाके मीट ही खाएंगे, हम क्यों कुछ और खाएं. And to match that taste, so it has its own challenges, but it is doable with biotechnology. Nice. So we'll wrap up here. Thank you so much for coming in time, Isha and Uma, both of you. And thank you, Vivek. Thank you, Vivek. At the end, any motivational lines for the students? Be happy. Don't compromise your mental health. Work hard. Work smart. और अगर IT नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और भी बहुत जगह है. Don't get stressed up. Thank you so much for your time. I hope this will be helpful to all the students. Okay. Yeah. Bye. Take care. Good luck. Good luck, everyone.